सीएम केजरीवाल के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। केजरीवाल साहब ने अपने ऐशो आराम के लिए जो महल बनवाया था, अब उस पर कैग की नजर पड़ गई है। केजरीवाल साहब ने जो आतिथ्य त्याग कर जो गुर्बत का गहना है पहना, उस पर कैग सीएम केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की सांसें बढ़ी हुई हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस अब सीएजी की जांच के निशाने पर है। केजरीवाल के आवास में हुए रेनोवेशन पर खर्च की गई रकम का ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने केजरीवाल के आवास निर्माण का सीएजी से जांच कराने को मंजूरी दी है। केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च करने और उसमें गड़बड़ी करने के आरोप लगते आए हैं, जिसके बाद अब इन वित्तीय गड़बड़ियों की जांच सीएजी के द्वारा की जाएगी। सीएजी इसके हर पहलू पर जांच करेगी। इसमें प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ी की जांच भी शामिल है। उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को खत लिखकर सिफारिश की थी कि केजरीवाल के घर के रेनोवेशन में हुए खर्च की जांच कराई जाए। आपको बता दें, पहले उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन को लेकर जांच कर रिपोर्ट सौंपने की मांग की थी। बताया जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की थी कि केजरीवाल के आवास निर्माण का सीएजी से ऑडिट कराया जाए। उपराज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और इसमें गड़बड़ी की गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए थे, तो वहीं कांग्रेस इस खर्च को इससे भी ज्यादा बता चुकी है। दोनों ही पार्टियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उनसे ये मांग की थी कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में हुए खर्च की जांच की जाए। केजरीवाल के आवास निर्माण में गड़बड़ी को लेकर कई तरह के आरोप अब तक लग चुके हैं। एक आरोप यह भी है कि सीएम केजरीवाल के बंगले के पुराने ढांचे को बिना सर्वे कराए ही ढा दिया गया। यह भी आरोप है कि उन भवनों को भी तोड़ा गया जिसकी मंजूरी नहीं ली गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 मई को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सीएम के घर के खर्च को लेकर एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुल 52.71 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई थी। इसमें केजरीवाल के घर और उनके ऑफिस दोनों का खर्च शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 11 महीने का समय बचा हुआ है और पीएम मोदी का एक बार फिर पीएम बनना लगभग तय है। ऐसे में सभी विपक्षी दल बेचैन हैं और मोदी को रोकने के लिए सभी दल अपने अपने राजनीतिक समीकरण को बिठाने में लगे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है विपक्षी एकता की। लेकिन विपक्षी एकता में भी कई पेंच फंसे हुए हैं। जो तस्वीर 23 तारीख को पटना से निकल कर आई, वो तस्वीर अधूरी थी। कुछ विपक्षी दल ऐसे थे जो विपक्ष में तो हैं, लेकिन उन्होंने विपक्षी एकता से दूरी बनाए रखी हुई है। लेकिन ये घाव बहुत गहरा सकता है। कौन है वो दल, बताते हैं आपको। डीएमके, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों की इस एकजुटता की काफी चर्चा हो रही है और भाजपा के लिए चैलेंज बताया जा रहा है। लेकिन इस विपक्षी एकता की गोलबंदी से 4 ऐसे दल दूर हैं जो अपने राज्यों में अच्छा प्रभाव रखते हैं। ये दल है नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, मायावती की बसपा, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना में राज करने वाली केसीआर की भारत राष्ट्र समिति। इन 4 दलों में से 3 पार्टियां तो अपने अपने राज्यों में बहुमत की सरकार चला रही हैं। ऐसे में इनकी गैर हाजिरी विपक्ष की एकता के लिए चिंता की बात है। इतना ही नहीं, भले ये दल तटस्थ दिखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि इन दलों के दूर रहने से विपक्ष को कैसे नुकसान होगा। 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बसपा वोट शेयर के लिहाज से बीते लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है। दलित वर्ग के बीच उसका एक ठोस जनाधार रहा है। यदि वो विपक्षी एकता से दूर रहती है और गठबंधन नहीं होता है, तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यदि साथ आ भी जाए तो भाजपा से मुकाबला कठिन होगा। तेलंगाना की बात की जाए तो वहां केसीआर की पार्टी ने 2019 में 17 में से 9 सीटें जीती थी। 4 भाजपा के हाथ आई थी और 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस तरह तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस ही है और अब यदि कांग्रेस उसके साथ नहीं आती तो फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव के साथ केसीआर किसी भी पाले में जा सकती है। यही स्थिति आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा में नवीन पटनायक की भी है। दोनों ही नेता अपने राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर भाजपा के साथ भी जाते रहे हैं। भाजपा और इनके बीच एक अनकहा करार रहा है कि वो अपने राज्यों में खुलकर सरकार चलाएं और केंद्र में भाजपा में भी बनाकर रखें। केजरीवाल सरकार ने जो गुर्बत का गहना पहना है, अब उस पर केंद्र की नजर पड़ गई है। केजरीवाल जी की मैडम ने जनता के पैसों से जो हसीन आशियाना अपने और अपने परिवार के लिए गढ़ा, अब उसका हिसाब देने का समय आ गया है।
केंद्र ने ये कह दिया है कि केजरीवाल जी के चांदनी महल की जांच करनी चाहिए। जो आरोप कथित रूप से देश के सबसे क्रांतिकारी मुख्यमंत्री पर लगे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। और बैठ गई जांच, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता कुकुरमुत्ते की तरह प्रेस वार्ता कर भाजपा पर हमलावर हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको। केंद्र सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के पुनर्निर्माण में कथित अनियमितताओं के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ऑडिट करने की कहा है। केंद्र में इस फैसले के बाद कैग विशेष ऑडिट शुरू कर दिया है। इस कदम के बाद सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जबानी जंग शुरू हो गई। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल के 24 मई को प्राप्त एक पत्र पर गौर करने के बाद विशेष कैग ऑडिट की सिफारिश की है। पत्र में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण पर और घोर प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। एमएचए ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कैग ऑडिट के आदेश दिए हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय को 24 मई को लिखे अपने पत्र में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि कथित अनियमितताओं को मीडिया में उजागर किया था, जिसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल और फिर 12 मई को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण के नाम पर नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों के उल्लंघन का विवरण है। पत्र में कहा गया कि शुरुआती प्रस्ताव में मुख्यमंत्री आवास में अतिरिक्त इमारत उपलब्ध कराने का था, लेकिन बाद में मौजूदा इमारत को ध्वस्त करने के बाद पूरी तरह से नए निर्माण के प्रस्ताव को मंत्री ने मंजूरी दी। पत्र में यह भी कहा गया है कि निर्माण कार्य की शुरुआती लागत 15 से 20 करोड़ रुपए थी, जो समय समय पर बढ़ती गई। पत्र में कहा गया कि अब तक रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 53 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो शुरुआती अनुमान से 3 गुना से ज्यादा है। केंद्र के इस रुख के बाद आम आदमी पार्टी ने एक तीखा बयान जारी कर केंद्र के कदम की निंदा की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार के इस कदम से हताशा का संकेत मिलता है, क्योंकि बीजेपी को 2024 के आम चुनावों में हार का अंदेशा है। जहां तक मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण के संबंध में खर्चों की कैग से जांच की बात है, तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये पिछले साल ही की जा चुकी है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं का कोई सबूत नहीं मिला। बीजेपी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैग देश की सबसे प्रतिष्ठित लेखा परीक्षा संस्था है। इसकी जांच से जल्द पता चलेगा कि किसके दबाव में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कानूनों का तो उल्लंघन नहीं किया। मुख्यमंत्री के लिए आलीशान बंगले का निर्माण किया गया, जबकि वो केवल टाइप 7 बंगले के पात्र थे। दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि पुनर्निर्माण पर 171 करोड़ रुपए के भारी खर्च के मामले में विस्तृत आपराधिक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने ऑडिट कराए जाने की सिफारिश का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दुखद है कि जनता के पैसे का इस तरह से शीश महल बनाने में दुरुपयोग किया गया। देश में जब मोदी सरकार का गठन हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसी भी देश के तेज विकास के लिए वहां की आधारभूत संरचना मजबूत होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल की मदद से शोध प्रयास भी किए, लेकिन पीएम मोदी जो लगातार देश हित, राष्ट्रहित और विकास के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश का विपक्ष संसद में हंगामा करके राष्ट्र के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य को बाधित करना, आंदोलन को प्रायोजित कर अहम किसान उन्मूलन कार्यक्रमों और कानून को सरकार पर वापस लेने का दबाव बना रहा है। तमाम राजनीतिक हथकंडों के साथ देश को विकास पथ पर कैसे आगे जाने से रोकना है, विपक्ष इसी बात की चिंता में लगा रहता है। लेकिन पीएम मोदी हमेशा से राजनीति को दूसरे नंबर पर और देश हित और विकास को पहले नंबर पर रखते हैं। अब फिर से पीएम मोदी की सरकार ने ऐसा काम कर दिया है कि विपक्ष से लेकर कांग्रेस के अप्रत्यक्ष कथित मित्र चीन भी सचेत हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश भर में लगभग 54,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया है। भारत ने 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चीन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में सरकार के पिछले 9 सालों में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़कर दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। नितिन गडकरी ने कहा कि आज के समय में देश का सड़क नेटवर्क करीब 1,45,240 किलोमीटर है, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में यह सिर्फ 91,287 किलोमीटर था। इसमें 44,000 से ज्यादा 2 लेन राजमार्गों को 4 लेन में तब्दील किया गया है। उन्होंने कहा बीते 9 सालों में 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दोगुनी हो गई है। 2013-14 में 4 लेन राजमार्गों की लंबाई 18,371 किलोमीटर थी,
जो कि बढ़कर 44,657 किलोमीटर हो गई है। गडकरी ने बताया कि पिछले 9 सालों में भारत ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के अब तक के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। इसके अलावा सरकार सैटेलाइट आधारित टोल टैक्स तकनीक पर भी काम कर रही है। इसमें वाहन जितने किलोमीटर राजमार्ग पर चलेगा उतने किलोमीटर का टोल टैक्स देना होगा। इसकी विशेषता ये है कि इस तकनीक में टोल प्लाजा समाप्त हो जाएंगे। गडकरी ने बताया कि सरकार 2 लाख करोड़ लागत के राजमार्ग परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में बना रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर के राज्यों में 2 लाख करोड़ की टनल परियोजनाएं चल रही हैं। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही विदेश दौरे पर गए, ठीक उसी वक्त विपक्ष ने विपक्षी एकता की बैठक कर ली और पटना की जमीन पर देश के 15 विपक्षी दल के नेता बैठक में शामिल हुए, लेकिन साझा प्रेस वार्ता में सिर्फ 14 ही नेता शामिल हुए। केजरीवाल साहब कथित तौर से हताश होकर दिल्ली लौट आए, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी भारत लौटे, मोदी ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप सरकार से लेकर संगठन स्तर की मैराथन बैठक कर विपक्ष को ये बता दिया कि विपक्ष अगर डाल है तो पीएम मोदी पात हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने और आगामी मध्य प्रदेश के चुनावों के तहत एमपी पहुंचे और आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि चुनाव के शोर मुड़ेगा, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया, लेकिन मोदी तो मोदी ही है। क्या है खबर बताते हैं आपको। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में भाजपा के करीब 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की वकालत की है। पीएम मोदी ने एमपी में समान नागरिक संहिता की वकालत करके 2024 के चुनावी मूड का संकेत दे दिया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी को लेकर पीएम मोदी के बयान पर अब विपक्ष हमलावर है। कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि मोदी आगामी चुनावों से पहले वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि उन्हें पहले देश में करीबी महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। वो कभी मणिपुर मुद्दे पर बोलते ही नहीं। पूरा राज्य पिछले 60 दिनों से जल रहा है। वो सिर्फ इन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को भोपाल के भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में पार्टी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने यूसीसी और 3 तलाक पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वो 9 साल से शासन कर रहे हैं। अगर वो यूसीसी लाना चाहते थे तो उन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर चर्चा हो सकती थी और सभी राजनीतिक दल इस मामले पर अपनी बात रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस नेता आरिफ मसूद ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि पीएम को याद रखना चाहिए कि उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की शपथ ली है। देश के सभी वर्गों को संविधान पर भरोसा है और वो इसे बदलने या नष्ट नहीं होने देंगे। इससे पहले समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का कर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? तो देखा आपने मोदी के ब्रह्मास्त्र से कांग्रेस को कैसे मिर्ची लगी है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राहुल गांधी की वजह से बीजेपी के निशाने पर आ गई है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के खुलासे से सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी जहां फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर अपने युवराज को बचाने की कोशिश। दरअसल राहुल गांधी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले प्रायोजित दौरे पर थे, लेकिन राहुल गांधी के दौरे पर अब सवाल उठने लगे हैं। कहीं न कहीं इस बात पर बात भी होनी है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाए। स्मृति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से जुड़े लोगों से क्यों मिले। राहुल गांधी के साथ सुनीता विश्वनाथ मौजूद थी। राहुल ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठते हैं, ये बताएं। स्मृति ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस देश की मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जमात-ए-इस्लामी के तजीम अंसारी से भी मिले थे। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी से ये सवाल पूछे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे के दौरान जिस सुनीता विश्वनाथ नाम की महिला से मिल रहे हैं, वो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड हैं। इस महिला से राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे, इसका खुलासा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जॉर्ज सोरोस भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाना चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी के साथ अमेरिका में बैठक की। स्मृति ईरानी ने कहा कि पब्लिक डोमेन इंटरनेट पर राहुल की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में पंजीकरण के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया।
उस व्यक्ति के संबंध में इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से पाए गए हैं। इस संगठन के बारे में 28 फरवरी 2019 को यूएस कांग्रेस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक प्रस्ताव के बारे में कहा गया है कि इसका संबंध और संपर्क जमात इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि उनका सहारा लेने की आखिर जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने दावा किया कि जॉर्ज सोरोस और उनके द्वारा फंडित संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं है, पुराना है। एक पब्लिकेशन में स्पष्ट हुआ कि सलील सेठी नाम के एक सज्जन जो ओपन सोसाइटी के ग्लोबल अध्यक्ष हैं, वो जॉर्ज सोरोस के संस्थान के साथ हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में थे। इससे पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मुद्दे को उठाया था। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा था कि डीसी में थिंक टैंक के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी के बगल में ऊंची वाली मेज पर बैठी महिला का नाम सुनीता विश्वनाथ है। सुनीता विश्वनाथ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स HFHR के सह संस्थापक हैं और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC जैसे कट्टरपंथी संगठनों के साथ कई कार्यक्रमों की सह मेजबान है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।